नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2022 महीने के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स पीडीएफ with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा। वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है एमपीएन एकेडमी की तरफ से जारी, इसकी पीडीएफ भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली ठाकुर। ये मैथिली और भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका हैं। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के परिसर में आयोजित सादे समारोह के बोर्ड में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार व उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय ने मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने संबंधी पत्र सौंपा। मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पटना में गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में 2 दिवसीय, जो कि 29 से लेकर 30 नवंबर तक था, मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री कुमार सर्जित ने इस अवसर पर बिहार मखाना एट ए ग्लांस नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया। कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार के मखाना की ब्रांडिंग के लिए बिहार के सभी एयरपोर्ट पर मखाना बेचने का प्रयास होगा। ध्यान में रखिएगा, देश में उत्पादित होने वाले मखाना का लगभग 90% उत्पादन बिहार में ही होता है। और राष्ट्रीय मखाना दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 नवंबर को। बिहार के कितने जिलों में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 जिलों के किसानों के लिए। ये 8 जिले कौन कौन से हैं? कटिहार, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, अररिया और पश्चिम चंपारण। यहाँ पर किसानों की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान में 35,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में मखाना का उत्पादन हो रहा है। पॉप मखाना का उत्पादन वर्ष 2012-13 में 9,360 टन था, जो कि वर्तमान समय में लगभग कितना हो गया है? 23.5 टन हो गया है। आप जान ही रहे हैं कि हाल ही में सरकार ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया है और बिहार में पहली बार हुआ था ये मखाना महोत्सव से राष्ट्रीय सम्मेलन। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विभा लाल। विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विभा लाल को वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मानित किया। इस पुरस्कार के लिए देश भर से 41 कलाकारों का चयन किया गया था। इसमें बिहार से विभा लाल एकमात्र कलाकार चयनित हुई थी। मधुबनी जिले की निवासी विभा ने बताया कि उन्हें पति राजकुमार झा के निर्देशन में मिथिला पेंटिंग 2009 में स्टेट अवार्ड और 2012 में बिहार कला अवार्ड मिल चुका है। इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड साइंस डिप्लोमेसी के क्षेत्र में काम करने के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड 2012 के लिए चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संदीप मिश्रा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए दुनिया भर से अभी तक मात्र 30 लोगों का चयन किया है। इसमें इस वर्ष 6 लोगों का चयन किया गया है। इन मास्टरमाइंड्स को यूएन सस्टेनेबिलिटी गोल 2020-30 के लिए चुना गया है। ये लोग विश्व सहित अपने देशों को भी इस क्षेत्र में सरकार को सुझाव दे सकते हैं या जागरूक कर सकते हैं। भागलपुर के संदीप मिश्रा पेशे से इंजीनियर हैं और अभी फ्रांस में रहते हैं। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है दोस्तों। आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं एमपीएन एकेडमी की। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं।
परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार एसआई पीटी एग्जाम जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एमपीएन एकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के। वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें।
दो प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। 27 नवंबर 2022 को आयोजित पटना हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर दौड़ के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेविड किमुटय। 3 वर्ग में हुई पटना हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर दौड़ में केन्या के डेविड किमुटय तथा महिला वर्ग में महाराष्ट्र की परिजात गोडबोले विजेता रहे। डेविड ने 1 घंटा 5 मिनट और 17 सेकंड का समय लिया। महिला वर्ग में महाराष्ट्र की परिजात गोडबोले ने 1 घंटा 14 मिनट और 7 सेकंड का समय लिया। नवंबर 2022 में आयोजित पटना हाफ मैराथन में 10 किलोमीटर दौड़ के महिला वर्ग के विजेता कौन बने? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डिम्पल सिंह। नशा मुक्त बिहार का संदेश देने पटना दौरा। इनका हौसला बढ़ाने के लिए धावक हिमा दास और एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज गांधी मैदान पटना में आई थी। 10 किलोमीटर दौड़ में पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश के प्रशांत पी और महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश की डिम्पल सिंह विजेता रही। 5 किलोमीटर में पुरुष वर्ग में दिल्ली के ऋतिक बालियान और महिला वर्ग में संध्या यादव विजेता रहीं। रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा को किस जिले में लगाया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सीतामढ़ी। प्रतिमा राघोपुर बखरी में स्थापित होगी। इसके लिए राघोपुर बखरी के महंत ने काउंसिल को लगभग 18.5 एकड़ डिसमिल भूमि दान की है। इसके विस्तार के लिए आसपास के किसानों ने भी करीब 6 एकड़ भूमि का एग्रीमेंट किया है। सीतामढ़ी में मां सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण के प्रचार प्रसार के लिए अगले वर्ष 14 जनवरी को सीतामढ़ी से रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे देश का भ्रमण करेगी। 400 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 251 मीटर ऊंची मूर्ति की परिधि में माता सीता के बाल्यकाल से लेकर स्वयंवर समेत सभी महत्वपूर्ण जीवन मृत्यु को 108 मूर्तियों के सहारे दिखाया जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर है। ध्यान रखिएगा, इसे पुनौरा धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। नाट्य लेखन के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश सुलभ। सिवान के ऋषिकेश सुलभ की कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित और अनुदित हो चुकी हैं। इनके वसंत के हत्यारे, तूती की आवाज, बंधा है काल, वध स्थल से छलांग और पत्थर कट कथा संकलन प्रकाशित हुए हैं। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान मिल चुका है। इन्हें 2010 में यूके इंदु शर्मा कथा सम्मान से भी अलंकृत किया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में लोक नृत्य के लिए बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र कुमार चौरसिया। नवादा में जन्मे जितेंद्र ने नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा अपने गुरु श्री विश्व बंधु से प्राप्त की। इनके सानिध्य में रहते हुए भरतनाट्यम नृत्य का प्रशिक्षण नृत्य गुरु रामजीवन प्रसाद से प्राप्त किया। जितेंद्र ने कई नृत्य व नृत्य नाटिकाओं का निर्देशन किया है, जिनमें बिहार गौरव गान, बिहार दर्पण, शांति की चाह, बुद्ध की राह, 12 मासा आदि का प्रदर्शन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा चुका है। संगीत नाटक व नृत्य के क्षेत्र में 2019, 2020 और 2021 के लिए घोषित संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में बिहार के कितने कलाकारों का चयन हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 13। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में बिहार के खाते में 5 संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 4 अमृत अवार्ड और 4 बिस्मिल्लाह युवा अवार्ड आए हैं। 13 कलाकारों में 5 महिलाएं हैं। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों की सूची में भरतनाट्यम की कलाकार सुदीपा घोष, मधुबनी जिले के मैथिली ठाकुर, ये सम्मान पाने वाले बिहार की सबसे युवा रहीं, व अभिनेत्री रूबी खातून शामिल हैं। इसके अलावा कुछ और नाम देख लीजिए, गणेश प्रसाद सिन्हा, सुमन कुमार, भरत सिंह भारती तथा ध्रुपद गायक रघुवीर मलिक। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2022 में अध्यक्ष का पद किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आनंद मोहन। विश्वविद्यालय में 24,523 मतदाताओं में से 13,337 छात्र छात्राओं ने मतदान किया। चुनाव के सेंट्रल पैनल में अध्यक्ष सहित 4 पदों पर छात्र जदयू ने जीत दर्ज की है। छात्र जदयू के
आनंद मोहन ने अध्यक्ष पद के कड़े मुकाबले में NSUI के शाश्वत शेखर को हराया। संयुक्त सचिव पर छात्र जदयू की संध्या कुमारी ने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रवि किरण रहे। कोषाध्यक्ष पद पर जदयू के रविकांत ने जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर छात्र जदयू के विक्रमादित्य ने ABVP की प्रतिभा को हराया। दोस्तों, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी छात्र संघ चुनाव के बदौलत आप जो अभी वर्तमान राजनीति में चेहरे देख रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, सुशील कुमार मोदी हो, ये इन्हीं छात्र संघ चुनाव से आए थे। किस शहर के बीच से गुजरने वाली सौरा नदी में 4 आंखों वाली मछली माउथ कैटफिश मिली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। इनके पंख जो हैं वो हवाई जहाज जैसे हैं। ये मछली सिर्फ दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है। अमेरिकी मछली यहाँ की देसी मछलियों के लिए भी खतरा बन सकती है। यह विदेशी मछली यहाँ की नदियों का इकोसिस्टम भी खराब कर सकती है। पश्चिम चंपारण के ठकराहा प्रखंड की हरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में भी सकर माउथ कैटफिश मिली है। एक किसान के घर में देखिए यह भी है। रोहुआ नदी में यह मछली मिली। गंडक से निकलने वाली रोहुआ नदी धनहा से होते हुए हरपुर नदी में मिल जाती है। धान की भूसी से 9 वर्ग फीट की रंगोली बनाने पर किसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमरीश कुमार। कैमूर जिले के निवासी और पटना आर्ट कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र अमरीश कुमार तिवारी ने बताया कि रंगोली बनाने में 25 बोरी धान की भूसी का इस्तेमाल किया गया है। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2022 को यह रंगोली बनाई गई थी। इसमें तिरंगा बनाया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं। भूसे को तिरंगे के रंग में रंग कर रात में 5 घंटे में से बनाया गया था। अमरीश कुमार एक सैंड आर्टिस्ट भी हैं। किस जिले में स्थित सिमरिया धाम का विकास हर की पौड़ी हरिद्वार की तर्ज पर किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेगूसराय। ये बातें बेगूसराय के गंगा तट पर स्थित सिमरिया घाट में लगे राजकीय कल्पवास मेला 2022 क्षेत्र स्थित अखिल भारतीय चतुर्भुजी खालसा के निरीक्षण के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों पुलों के बीच सिमरिया धाम में स्थायी स्नान घाट, चेंजिंग रूम, ठहरने आदि की व्यवस्था होगी। पुल से पूरब मुक्ति धाम बनेगा। बिहार में निम्न में से किसकी निगरानी बेस्ट प्लस ऐप से शुरू की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरकारी विद्यालयों की। बिहार के 1ली से लेकर 12वीं तक के करीब 80,000 सरकारी विद्यालयों की निगरानी अब बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम यानी बेस्ट प्लस ऐप से होगी। इसके तहत शिक्षा महकमे से जुड़े अफसरों के अलावा जिलाधिकारी के साथ या स्थानीय प्रशासन से जुड़ा कोई भी अधिकारी अपने आसपास के स्कूल की जानकारी ले पाएंगे। 5 वर्ष पूर्व तत्कालीन शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट ऐप को लॉन्च किया था। इसके अलावा बिहार में बैगलेस सुरक्षित शनिवार शुरू किया गया है, जो कि 8वीं वर्ष तक के बच्चे अब उस दिन यानी शनिवार को बिना बैग के स्कूल आएंगे। और साथ में बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2022-23 के लिए पोर्टल का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। किस जिले में स्थित बरौनी रिफाइनरी की इंडजेट यूनिट से हवाई ईंधन की आपूर्ति शुरू की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। इंडजेट यूनिट से बरौनी मार्केटिंग टर्मिनल तक ATF जेट A1 फ्यूल के पहले बैच के डिस्पैच का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक सह रिफाइनरी प्रमुख RK झा ने पाइपलाइन से ATF को बरौनी मार्केटिंग टर्मिनल तक डिस्पैच किया। इस रिफाइनरी से उत्पादित ATF पटना, गया, दरभंगा तथा नेपाल के हवाई अड्डों को ईंधन आपूर्ति करेगा। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष SM वैद्य ने कहा कि इंडजेट यूनिट इंडियन ऑयल द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जो मेक इन इंडिया के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सार्थक कदम है। तो इंडियन ऑयल के चेयरमैन कौन है? SM वैद्य। देश में नर्सिंग के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से बिहार की किस नर्स को सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2 नर्स को, सबरूम खातून और नाजनी परवीन। दरभंगा सदर PHC की ANM सबरूम खातून और अररिया सदर अस्पताल की नाजनी परवीन को नर्सिंग के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। इस अवार्ड के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान सक्रिय रूप से योगदान देने वाले देश के 50 नर्सिंग स्टाफ को चुना गया था, जिसमें ये बिहार की 2 हैं। गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव 2022 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा को गोपालगंज में लगातार 5वीं बार जीत मिली है। इससे पहले भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी के दिवंगत पति व सहकारिता मंत्री रहे सुभाष सिंह यहाँ के
विधायक थे। इनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के मोहन प्रसाद गुप्ता को कड़े मुकाबलों में 1794 मतों से हराया। मोकामा विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव 2022 में किसने जीत दर्ज की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीलम देवी। अनंत सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में मोकामा में राजद प्रत्याशी व पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने भाजपा प्रत्याशी नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को 16,741 मतों से पराजित किया। अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से वर्ष 2005 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2 बार जदयू, 1 बार निर्दलीय और पिछली बार 2020 में राजद से ये चुनाव जीते थे। सोनपुर मेला 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेजस्वी यादव। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सारण जिले में विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का 6 नवंबर को विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान सोनपुर मेला ऐप भी लॉन्च किया गया। यह मेला 7 दिसंबर तक चलेगा। मेले में 2136 स्टॉल लगाए गए हैं और 2 साल के बाद इस मेले का आयोजन किया गया है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2022। किस भाषा के सुप्रसिद्ध समालोचक प्रोफेसर डॉक्टर मैनेजर पांडेय का देहांत हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। ये जेएनयू के भाषा संस्थान के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर और भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष भी रहे। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक डॉक्टर पांडेय का जन्म गोपालगंज में हुआ था। डॉक्टर पांडेय ने शब्द और कर्म, साहित्य और इतिहास, दृष्टि, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, आलोचना की सामाजिक संकट के बावजूद, उपन्यास और लोकतंत्र, हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान, आलोचनाओं में सहमति असहमति, भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा, साहित्य और दलित दृष्टि, शब्द और साधना के साथ 13 से अधिक पुस्तकों की रचना की थी। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पटना में। बैठक एवं तकनीकी सत्रों के बाद इमारतों की सुरक्षा और टिकाऊपन को लेकर अनुशंसा जारी की गई। समापन समारोह में सीपीडब्ल्यूडी के सेवानिवृत्त अपर महानिदेशक पीएस चड्ढा ने सेमिनार की 10 अनुशंसा जारी की। इसके अनुसार अत्याधुनिक भारतीय मानक ब्यूरो के कानून बीआईएस कोड यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट बीआईएस कोड और राष्ट्रीय भवन संहिता एनबीसी का हमेशा पालन किया जाना चाहिए। ऊंचे भवनों और विशेष संरचनाओं जैसे पुलों के लिए सुरक्षित अधिभोग प्रमाण पत्र का नवीनीकरण एनबीसी कोड 2016 द्वारा निर्धारित हर 3 से 5 वर्षों में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हाल ही में गुजरात में सस्पेंशन ब्रिज की विफलता से कई लोगों की जान गई थी। रोगों की तत्काल पहचान व रोकथाम के लिए बिहार की पहली मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का निर्माण किस शहर में कराया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना के लिए गायघाट पटना सिटी के समीप स्थित सरकारी भवन का चयन किया गया है। यूनिट के निर्माण के लिए 5000 वर्ग फीट के कार्यस्थल का होना जरूरी माना गया है। यूनिट में दक्ष मानव संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बाद संक्रामक एवं संचारी रोगों की पहचान को लेकर देश के 20 महानगरों में मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना का निर्णय लिया है। इसके तहत ही पटना का चयन हुआ है। इसके संचालन पर होने वाले खर्च का भुगतान अगले 5 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार यूनिट का संचालन अपने खर्च पर करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 नवंबर 2022 को किस शहर में 4475 करोड़ से निर्मित गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर, जो कि नालंदा जिले में है। मुख्यमंत्री ने 27 नवंबर को राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर द्वारा निर्मित गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की। इसके पहले घोड़ा कटोरा व मुतनाजे में बने जलाशय व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी मुआयना किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 नवंबर से गया व बोध गया तो कुछ माह बाद नवादा के सभी घरों में गंगा जी की धार बहने लगेगी। योजना का नाम रखा गया है हर घर गंगा जल। तो इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखिए, हर घर गंगा जल योजना में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 135 लीटर। इसे गंगा जल आपूर्ति योजना भी कहा जा रहा है। इसमें 135 लीटर शुद्ध पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आपको नीचे के पानी के चक्कर में रहने की जरूरत नहीं है। अब पानी पीजिए,
खाना बनाइए और पूजा कीजिए। गंगा जल की उपलब्धता के बाद लोगों की भूगर्भ जल पर निर्भरता कम होगी, भूजल स्तर मेंटेन रहेगा। राजगीर, गया, बोध गया और नवादा इन 4 शहरों में योजना सफल रही तो शीघ्र ही पटना सहित राज्य के कुछ और शहरों में भी हर घर गंगा जल योजना लागू की जाएगी। दिसंबर 2019 में गया में हुई कैबिनेट में इसे पारित किया गया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर व कोइलवर खंड के लगभग 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84। बक्सर पटना 4 लेन सड़क 3,390 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। यहाँ इन्होंने बिहार से जुड़ी कई अन्य सड़क परियोजनाओं के निर्माण की भी घोषणा की। रोहतास में 4 राज्यों को जोड़ने वाले सोन नदी पर प्रस्तावित पंडुका पुल के शिलान्यास के दौरान केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि 2024 तक बिहार की सड़कें अमेरिका की तरह बनेंगी। इससे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व यूपी की दूरी काफी कम हो जाएगी। इंपावरिंग इंडियन वुमेन पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ममता मेहरोत्रा। थॉट्स एंड इंक व बंधु एंटरटेनमेंट की ओर से यूथ हॉस्टल में आयोजित गंगा किनारे गजल पुकारे कार्यक्रम के दूसरे दिन अभिनेता संजय मिश्रा की उपस्थिति ने पूरे माहौल को गुलजार कर दिया। मौके पर ही वरिष्ठ लेखिका ममता मेहरोत्रा की ये जो पुस्तक है एम्पावरिंग इंडियन वुमेन का विमोचन किया गया। यह पटना में डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रशासनिक प्रमुख हैं। बिहार के सभी पर्यटन सर्किट मार्गों पर जन सुविधाएं विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो आप बताइए कि बुद्ध सर्किट में कुल कितने जिले को शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5। अगले 3 वर्षों में 160 स्थलों पर मार्गीय केंद्र विकसित होगी। तो बुद्ध सर्किट में कौन कौन से जिले हैं? गया, पटना, वैशाली, राजगीर व नालंदा। इसके अलावा कुछ और सर्किट देख लीजिए। रामायण सर्किट जिसमें पटना, बक्सर, भभुआ, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका, मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली व चंपारण होंगे। हिंदू सर्किट में कैमूर, गया, लखीसराय, भागलपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सारण, गोपालगंज, पटना, सहरसा व जहानाबाद। जैन सर्किट में पटना, आरा, वैशाली, मुंगेर, जमुई, नालंदा, भागलपुर व बांका। सूफी सर्किट में पटना, वैशाली, सिवान, जहानाबाद व नालंदा। गांधी सर्किट में पटना, मोतिहारी, बेतिया व पश्चिम चंपारण। इसके अलावा इको सर्किट और सिख सर्किट भी है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आप एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल का निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। झंझारपुर लोकसभा से 2 बार सांसद रहे धनिक लाल मंडल मुरारजी देसाई मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ये 1977 व 1980 में झंझारपुर से लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे। इससे पहले यह 1967 से 74 तक विधानसभा के सदस्य रहे। ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे 1967 से 69 तक, जबकि 1990 से 95 तक ये हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। इनका जन्म मधुबनी जिले में हुआ था। नवंबर 2022 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे 30 MCQs में शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त करंट अफेयर्स होते हैं जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। इसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। दोस्तों, इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपको PDF नोट्स के रूप में पॉइंट वाइज मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।